आज के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है। इस खबर में आप लोग अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी इस सप्ताह जारी होने वाली थी वो वैकेंसी अब अगले सप्ताह जारी होगी, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगी बीपीएससी। आप लोग को पता होगा, इस खबर में नीचे की तरफ देखिएगा तो लिखा भी हुआ है, पता भी होगा, सिलेबस जो जारी हुआ था उस सिलेबस में 150 अंकों की परीक्षा है और 150 अंकों की परीक्षा में आपको 2 घंटे में ही सारे सवाल करने हैं। यानी कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 48 सेकंड का समय मिलेगा। एक सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर केवल 48 सेकंड का समय मिलता है तो 48 सेकंड में आपको गोला भी तो रंगना है, क्योंकि ये तो ऑफलाइन परीक्षा है। ऑफलाइन परीक्षा है तो गोला भी रंगना पड़ेगा। जब गोला रंगना पड़ेगा तो कहने का मतलब कि मिले हुए 48 सेकंड में से कम 10 सेकंड तो मेरे भाई गोला रंगने में चला जाएगा। कहने का मतलब कि 38 सेकंड में एक प्रश्न का उत्तर सॉल्व कर लेना है। ये तो भाई बड़े बड़े जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे या जो पहले से अभ्यस्त होंगे उन लोग के लिए ठीक है, लेकिन नए अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल बात है। ऐसा मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा शिक्षा विभाग भी मान रही है। तो आइए देखिए क्या लिखा है। बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। निगेटिव मार्किंग भी डाल दिया है बीपीएससी ने। तो बीपीएससी की जो निगेटिव मार्किंग डाला गया है, इस निगेटिव मार्किंग के पक्ष में स्वयं शिक्षा विभाग ही नहीं था, क्योंकि अभी बीपीएससी की परीक्षा में 2 घंटे में 150 प्रश्न है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में केवल 100 प्रश्न रखने के पक्ष में था। अगर 2 घंटे में केवल 100 प्रश्न रखा जाता तो इससे आसानी होती बच्चों को, लेकिन 2 घंटे में 150 प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न बनाने के लिए समय कम मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ निगेटिव मार्किंग भी डाल दिया गया है और इस निगेटिव मार्किंग के पक्ष में स्वयं शिक्षा विभाग नहीं था और बीपीएससी ने ऐसा लगता है जैसे अपनी मर्जी से निगेटिव मार्किंग और 150 प्रश्न डाल दिए हैं। इन सारे बिंदुओं पर शिक्षा विभाग के साथ दोबारा बीपीएससी एक बैठक करेगा। उस बैठक के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, वो जारी होगा, क्योंकि यहाँ पर मामला फंस गया है और 2-3 मुद्दे इसमें और एक्स्ट्रा लिखे गए हैं। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। यहाँ लिखा है नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंक में छूट मिल सकती है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में भी छूट दे सकती है। अब ये तो गजब बात होगी मेरे भाई। एक ही सीट पर परीक्षा करवा रहे हैं, आप लोग जितना सहते जाइएगा उतना आप लोग का सीट गायब होते जाएगा। सीधी सी बात है। अगर ये चीज़ हो गया तो आप सुनते जाइए क्या क्या होने वाला है। नियोजित शिक्षक आपके साथ एक ही एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, एक ही पोस्ट के लिए बैठेंगे, वो भी ठीक है, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी ठीक, लेकिन समस्या क्या है कि अगर आपके साथ वो एग्ज़ाम में बैठे तो आपका कट ऑफ अगर है, मान लीजिए आपका कट ऑफ 52 नंबर है, 51 नंबर है, तो उनको सरकार कहेगी कि ठीक है कि अगर आपने पहले से आप अनुभव प्राप्त है, स्कूल में काम कर रहे हैं, तो आपको हम 10 अंक का ग्रेस दे देते हैं, ठीक है, 10 अंक का या फिर 15-20 अंक का ग्रेस दे देते हैं, ठीक। अब अभी ये तय नहीं है कि कितने अंक का ग्रेस मिलेगा, 10 अंक का ग्रेस मिलेगा या 20 अंक का ग्रेस मिलेगा, यानी आपको 51 नंबर लाना पड़ेगा। उन्होंने अगर 31 या 41 नंबर भी ले आया तो आप मुँह बाया रह जाइएगा, उनको हो जाएगा। अब बताइए ये कहाँ का नियम जायज़ है कि आप 51 नंबर लाके भी आपके होने न होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनको अगर अनुभव के आधार पर छूट दिया जाता है। अनुभव के आधार पर अंक में छूट का क्या मतलब है कि उनको ग्रेस दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा पहले से ही, कि वो जब परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी अपने साथ 10, 15, 20 अंक जो अंक होगा ये लेके जाएंगे। आप पहला क्वेश्चन बनाइए, आप पहला क्वेश्चन अगर सही बनाते हैं तो आपको 1 नंबर मिला, और उन लोगों को 10 नंबर पहला क्वेश्चन बनाया तो पहले से ही अनुभव के आधार पर 10 नंबर मिला हुआ है या 20 नंबर मिला हुआ है। आप एक क्वेश्चन सही बना लिए तो कितना हो गया, 10 जोड़े 1 11 या फिर 20 जोड़े 1 21 नंबर, ठीक है। तो इस आधार पर तो भाई ये तो एक तरह से अनफेयर हो जाएगा, ये समानता फिर रही कहाँ। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार ऐसा ही कुछ करने जा रही है। पेपर में जो लिखा हुआ है इसके आधार पे कि अगर ऐसा होता है तो इसका परिणाम ये होगा। मुझे नहीं पता कि बिहार सरकार इस नियम को लागू करेगी या नहीं करेगी कि जो पूर्व से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं,
उनको किसी तरह का छूट देती है या नहीं देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा होता है अगर, तो ये तो अत्याचार होगा एक तरह से नए अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि पुराने वाले तो अगर उनकी मान लीजिए कि पुराने वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी करते हैं, तो वो तो जिस विद्यालय में शिक्षक थे उसी विद्यालय में शिक्षक बने रहेंगे, और अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या होगा, यानी कि एक तरह से जो लोग नौकरी में थे उन्हीं को दोबारा से नौकरी देने का प्रस्ताव है, और नए वाले लोगों के लिए तो कुछ रहा ही नहीं फिर। तो इसीलिए तो बोले हैं कि जितना सहते जाइएगा उतना और आपके सामने नए नए नियम आते रहेंगे। तो इसी तरह से सहते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आप एग्ज़ाम की तैयारी 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए, उधर उन लोगों को अनुभव के आधार पे अंकों में छूट मिल जाएगी, और फिर जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं वही लोग नौकरी लेके चले जाएंगे। आपके लिए नौकरी बचा ही कहाँ मेरे भाई, ये तो बताइए। और जब कहते हैं ये सब बात तो कुछ लोग को इतनी मिर्ची लगती है, तो तैयारी कर रहे हो तो भाई तैयारी करो आराम से, फिर यूट्यूब देखने के लिए क्यों आते हो? तुम इतने बड़े विद्वान थे तो आज तक कहाँ थे भाई? तुमको तो IAS IPS बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक तो दिखाई कभी नहीं दिए कहीं भी। बेरोजगार थे तभी तो बीएड करने आए ना, इतने बड़े तिस्मार खान रहते तुम तो आज तक कहीं और IAS IPS बन गए रहते। बीएड कौन लोग करते हैं? अगर आप में इतने टैलेंट थे तो आप अपने ज़माने में IIT क्वालिफाई किए रहते, मैथ्स स्ट्रीम से थे तो, और अगर बायो स्ट्रीम से थे तो मेडिकल क्वालिफाई किए रहते। आपका इन दोनों में नहीं हुआ, आपका दरोगा में भी नहीं हुआ, आपका रेलवे में भी नहीं हुआ, आपका किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ, आपने बीएड किया। बीएड करते हुए हो सकता है कि अब किसी और एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिए हो तो उसमें हो गया हो। तो इस तरह से अनर्गल कमेंट नहीं किया कीजिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि सरकार दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह के नियम लगा रही है, और इस नियम से नए अभ्यर्थियों को समस्या भी हो रही है। सत्यम कुमार कल केस करने के लिए ढूंढ रहे हैं अभ्यर्थियों को, आपके जो 7वें चरण के नेता थे सत्यम कुमार, लेकिन उनको गिन के पूरे बिहार में 10 अभ्यर्थी मिले हैं। भाई जो लोग दिन रात केस करते हैं, सत्यम जी के मोबाइल पर अपना मैसेज भेजिए कि हाँ हम केस के लिए आपके साथ हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, जो कहिएगा करेंगे। वो 6 to 8 के लिए केस करने जा रहे हैं, नियमावली के ऊपर केस करने जा रहे हैं। तो वहाँ तो आप लोगों को समस्या है, केवल 10 लोगों ने ही बिहार से उनको मैसेज भेजा है, तो फिर ये सब कहने के लायक ही नहीं बचे। अब अगली बार जो भी हो, सरकार भले नियोजित शिक्षकों को 10 अंक का ग्रेस दे, 20 अंक का ग्रेस दे, जो मिलता है उस अंक पे लीजिए और आराम से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने का शौक है तो एग्ज़ाम दीजिए भाई। आपको 51 नंबर लाना होगा, नियोजित शिक्षक को हो सकता है कि अगर सरकार छूट देती है तो 31 नंबर ही लाना होगा, 41 नंबर ही लाना होगा। तो वो लोग तो पहले से ही नौकरी थे, फिर से उनको नौकरी मिल जाएगी। आप अपना मुँह बाए थे, मुँह बाए ही रहिएगा। अगर लगता है कि कुछ करना चाहिए तो सत्यम कुमार कोर्ट में केस के लिए खोज रहे हैं लोगों को, आप उनके मोबाइल पर मैसेज कीजिए, उनके यूट्यूब चैनल पर उसका नंबर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में उनका नंबर लीजिए और उनसे संपर्क कीजिए।